पीएमसी हिंदी के सभी दर्शकों को अरुणा सहगल का प्रेम भरा नमस्कार। आत्मा की यात्रा कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। हर आत्मा अपने अनुभवों के लिए ही धरती पर जन्म लेती है। कभी वो अनुभवों को पूरा करके धरती से जाती है और कभी अधूरा छोड़कर। पर कुछ आत्माएं ऐसी भी हैं जो अपनी इस जर्नी को बहुत छोटे से पीरियड में बहुत आगे फास्ट ले जाती हैं और आत्मा को प्रकाशवान होने में बहुत मदद करती हैं। आज हम आपके लिए ऐसे ही एक सुंदर पिरामिड मास्टर को लेकर आए हैं, जिन्होंने अपनी इस यात्रा को बहुत जल्दी और फास्ट करके खुद भी बहुत से अनुभव लिए और औरों को भी बहुत से अनुभव देने में सहायक बनी। दीप्ति नंडेला जी, जो पिछले 2015 से PSSM के साथ जुड़ी हुई हैं ध्यान में। आइए उन्हीं से मिलते हैं, उन्हीं से बातचीत कर हम समझते हैं कि क्या जीवन को हम बना सकते। दीप्ति नादेला जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है आत्मा की यात्रा कार्यक्रम में। थैंक यू वेरी मच मैम, थैंक यू। कि हर आत्मा के जन्म के बाद से ही उसकी यात्रा शुरू हो जाती है, तो आपकी बचपन की यात्रा को हम जानना चाहते हैं। ये तो बहुत जॉयफुल है, ये शेयर करना भी मुझे बहुत अच्छा लगता है, लेकिन सुनने वाला को झेलना पड़ेगा। यस, तेलंगाना राष्ट्र में खम्मम डिस्ट्रिक्ट पालड़गु विलेज है हमारा। बहुत सुंदर सा प्यारा सा विलेज, बिल्कुल नेचर के बीच में पली पड़ी हूँ। और फादर तालूरी रामाराव जी, मम्मी तुलसी, पापा कम्युनिस्ट पार्टी लीडर और मम्मी ब्यूटीफुल होम मेकर। बचपन से ही एक मतलब वो जेंडर की वहाँ नहीं था। विलेज होने के बावजूद भी हमारा विलेजेस जो एडवांस्ड विलेजेस हैं, व्हेन कंपेयर टू बॉयज़, गर्ल्स को ही वहाँ ज़्यादा वैल्यू भी है। वैल्यू मतलब सुनते हैं ज़्यादा गर्ल्स का। उसी घर में पैदा हुई और यस, बहुत सुंदरफुल ब्यूटीफुल जर्नी रहा। जब मैं पैदा होने से पहले जब मम्मा प्रेग्नेंट थे, पापा ने पहले ही बोला यदि लड़का होगा तो मैं इतना खुश नहीं होगा, लड़की होगी तो तुम्हें सिल्क साड़ी दिला दूंगा। मतलब शुरू से ही पापा को ये था। और मैं होने के बाद दे सेलिब्रेटेड 21st डे में 21वां दिन जब नामकरण हो रही थी, तो उस दिन सुबह से शाम तक पूरा मतलब रो ही रही थी कंटिन्यूसली। सभी ने बोला कि जैसे पंडित जो भी होते हैं बड़े, सभी ने बोला ये बहुत रो रही है इनकी, क्योंकि मेरे दादी तो नहीं, मेरे पापा जब जन्म लिए थे तो मेरे दादी बॉडी वेकेट किए थे 7th डे में ही। पंडित वगैरह बोलने लगे इनके ना अपनी दादी का नाम रखना होगा, इसलिए रो रही है। तो इसलिए मेरा दादी का नाम सीता, इसलिए मेरा नाम शिल्पा रखा गया। तो उसके बाद बोलते हैं कि अभी मतलब ये सब मुझे बाद में बताया गया, तो इस तरह के मेरे बचपन में नाम शिल्पा था। तो जैसे जैसे मैं स्कूल जाने लगी, बिल्कुल उस विलेज में घर के सामने ही स्कूल जाने लगी, डायरेक्ट मुझे 2nd क्लास में ही डाल दिया गया स्कूल में। ये सब घर पे ही सिखाया गया जो भी है। स्कूल में जाने लगी, सब लोग मुझे शिल्पा बोलने लगे। मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था, रेजोनेट नहीं कर रहा था। तो मैं टीचर से पूछा मेरा नाम बदल लो। उसने सोचा ऐसे ही मजाक कर रही होगी, बच्चे तो शरारती करते हैं। 1 दिन बोल के देखा, 2 दिन बोल के देखा, 3 दिन बोल के देखा, फिर 4था दिन मैंने अपनी बुक्स को फेंका, मैं घर जा रही हूँ। अरे ये क्या है तुम्हारा बिहेवियर? बोला मेरा नाम बदलोगे ये तभी मैं स्कूल में बैठूंगी, नहीं तो नहीं। फिर घर शिकायत पहुंच गई कि तुम्हारा बेटी ऐसे रोज़ दिमाग खाती है नाम बदलने के लिए। मेरी मम्मी ने बोला वो ऐसी शरारती है, वो ऐसी बोलती रहेगी, कोई नाम वाम बदलना नहीं है, वो तो दादी का नाम है। तो 1 हफ्ते तक ऐसी लड़ाई चलता रहा मेरा, मम्मी का और टीचर का। 1 हफ्ते के बाद ये केस पापा तक पहुंच गए। पापा को बोला कि तुम्हारा बेटी को देखो कितना शरारती, वो नाम के पीछे पड़ी है और स्कूल नहीं जा रही है और बुक्स इधर उधर फेंक के आ रही है। पापा ने बोला उसके सुनते क्यों नहीं आप लोग?
मेरे मम्मी चौंक गए कि उसका सुने, छोटी सी है, 3 साल की लड़की है, उसका हम सुनेंगे और नाम तो तुम्हारी मम्मी का नाम रखा गया और नाम बदलने के लिए आप ऐसे बोल रहे हो। कह रहे मेरी मम्मी को मैं खुद नहीं देखा, पता नहीं वो कहाँ बैठी है, उनके लिए सामने बैठी हुई मेरी बेटी को तंग कर रहे तुम लोग। यूं ही एक ही लाइन में उन्होंने बात ही खत्म कर दिया। जो नहीं है उनकी सोच विचारों में फंसे रहोगे, सामने जो बैठी है मेरी बेटी की फीलिंग की कोई चिंता नहीं, उसकी कोई चिंता नहीं, उसकी कोई भावना की कोई वैल्यू नहीं। उन्होंने खत्म कर दिया टॉपिक को, सब चुप हो गए। अब मेरे से पूछने लग गए। मैंने बोला मेरा नाम दीप्ति है, दीप्ति रख लो। तो तब से मेरा नाम दीप्ति ही चल रहे में। तो इसी तरह बचपन से ही उनकी सपोर्ट रहा। पापा का ये बहुत बेस्ट फ्रेंड है मेरे पापा, हर लेवल पे उनका सपोर्ट रहा और उनकी सपोर्ट की वजह से ही मेरा इनर ग्रोथ, स्ट्रॉन्गनेस, स्ट्रेंथ बहुत बढ़ गए हर लेवल पर। शरारती का भी, बहुत शरारती करती थी, बहुत ज़्यादा, लेकिन उसमें भी मेरा सपोर्ट रहा, कभी उन्होंने जज नहीं किया। और 6 इयर्स जैसे 7 इयर्स आने लगे, फिर मेरे अंदर बहुत ज़्यादा प्रश्न उठने लगे कि क्या है, ये सब कहाँ जा रहे हैं, जो डेथ हो रहे गांव में जैसा हो जाते हैं ना, बड़े गुजर जाते हैं तो सभी लोग रो रहे होते। मैं पूछती थी ये क्यों रो रहे हैं, दादा तो ठीक थे, कहाँ कहाँ गए ये, भगवान लेके गए, कहाँ लेके गए नहीं पता, अपने पास लेके गए। अरे बड़े अजीब बात, फिर कहाँ जाते हैं और कल की मैं भी चले जाऊंगी ऐसा, तो ये सब क्या है, और मैं इन्हीं का बेटी क्यों हूँ, मैं, मेरे पेरेंट्स यही क्यों, बहुत सारे प्रश्न उठता था। और मैं प्रश्न लेके किसी के पास जाने लग जाती तो वो बोलते थे ये क्वेश्चन बैंक आ गई, उनके पास जवाब नहीं होता था और मैं खुद परेशान होने लग जाती थी कि अब मेरा प्रश्न का तो जवाब है ही नहीं। फिर धीरे धीरे इसी तरह प्रश्न बढ़ता जा रहा है लेकिन कभी उत्तर नहीं मिला। कभी छोटी सी बच्ची को देखती थी, वो सब सेलिब्रेट कर रहे होते, लेकिन मेरे अंदर प्रश्न की तूफान। फिर ये कहाँ से आ गई, माँ की पेट से, माँ की पेट में ये कैसा हाथ पैर, ये सब माँ की पेट से कैसा आया, वो तो रोटी चावल ये सब खाते हैं, बड़ा ये सब कैसा आ गया। कहते भगवान ने दे दिया, ये क्या है, किसी को ले जाते किसी को बेच देते, बस यही शब्द मिलता था, भगवान ले गया या भगवान बेच दिया, ये है कहाँ बैठे हैं वो जो बेचने वाला और ले जाने वाला। तो इसी तरह के प्रश्न बहुत ज़्यादा प्रश्न इकट्ठा होते रहेगी। बाहर तो शरारती, खेलना कूदना, पढ़ाई में हर लेवल पे फर्स्ट रहना, लेकिन अंदर एक और दीप्ति बढ़ रही थी, जन्म ले और बढ़ रही थी। वो दूसरे एंगल में बढ़ रही थी, प्रश्न के साथ बढ़ रही थी। वो पहाड़ खड़ा हो रहा था अंदर, लेकिन वो किसी को नहीं दिख रहा था, वो सिर्फ मुझे पता था। उसको बताना भी चाहिए करके कुछ नहीं पता, तो अंदर एक चीज़ हो रही है और बाहर एक चीज़ हो रही है। और स्कूल लाइफ तो बहुत ही सुंदर, हमेशा पता नहीं, शुरू से ही मैं गर्ल्स का सपोर्टर थी। जैसे मैं 6th क्लास में हूँ तो 5th क्लास की गर्ल्स आके यदि बोल दिया वो लड़का ने दीदी ऐसा करा, तो चाटा मारती थी, लड़के के पीछे बढ़ती थी। बहुत ही मतलब शुरू से ही गर्ल्स सपोर्टर थी। गर्ल्स ने आके थोड़ा भी शिकायत कर लिया, लड़का को चाटा लग गया। वो रिक्वेस्ट करते थे कम से कम पूछ तो लो हुआ क्या है, पूछने से पहले तुम मार देते हो। तो शुरू से मेरा नाम रखा गया कि फायर ब्रांड है, मतलब मेरे आसपास में कोई लड़के आने का हिम्मत नहीं करे, ये मारेगी करके। और स्टडीज़ को बहुत एंजॉय करती थी नेचुरली, अच्छा पढ़ाई में भी, गेम्स में भी बहुत अच्छा। जो भी गेम पकड़ो उसका कोई प्रैक्टिस नहीं करती थी, कुछ नहीं, बट पकड़ते ही उसमें फर्स्ट आ जाती थी। तो एक बार गिफ्ट देने के लिए सरपंच भी आया था, हर गेम का फर्स्ट दीप्ति, हर गेम का फर्स्ट दीप्ति, कह रहे पूरा गिफ्ट तुम ही ले जाओगे। तो इस तरह की बहुत जॉयफुल रहा। एंड नेचर के साथ ट्यूशन की लाइफ भी बहुत ही, कोई भी ऐसा बचपना पूछते हैं तो मेरे ट्यूशन की लाइफ भी मुझे बहुत याद आते हैं। ये सत्यनारायण मास्टर मुझे हर पेज में, कॉपी में हर पेज में लिखते थे टाइगर लिखते थे, और एक जैसा चैप्टर होती है तो एक एग्जाम्पल बता दिए, बोलते थे तुम जाओ, तुम अपने आप कर लोगी, इनको समझाने दो, ऐसा।
तो जल्दी जो भी असाइनमेंट दे दिया मेरे जल्दी ही ख़त्म भी हो जाता था। अब मैं बोर हो जाती थी, वो जो पीरियड है दूसरे को तंग करने में लग जाती थी। शरारतें शुरू हो जाती, क्योंकि मेरे पास टाइम है, सब लोग पढ़ रहे होते हैं और मैं बोर हो जाती थी। तो बचपन में किरोसिन की जो बॉटल के दिया जला के हम पढ़ते थे, जैसे लाइट वेट गई तो पढ़ते थे। तो जैसा मेरा टारगेट मैक्सिमम बॉयज ही रहते थे, तो वो निकर पहन के बैठ के उस लैंप के पास बैठ के पढ़ना, फिर उनके पास जाके बोलती थी अरे तुम्हारे पेन जो अच्छा लग रहा है दे दो। यदि उसने दे दिया तो ठीक है, नहीं दिया तो जिस बोरी की, प्लास्टिक की बोरी के ऊपर बैठा रहता था उसका धागा खींच लिया, किरोसिन की उसमें लगा दी, उसकी डॉट्स में पैरों में डालना। मतलब बहुत ही पीक लेवल पर शरारती किया। और मेरा पढ़ाई हो गई तो ऐसा पेपर, कोई भी पेपर फाड़ा, फिर मैंने उसके ऊपर सलाइवा लगाया, आंखों के ऊपर चिपका के चारों ओर देखती थी। वो हंसते थे मेरे शरारती को, फिर मैं उसको चुपचाप बैठ के पढ़ती थी। टीचर आके उन्हीं को थप्पड़ मारते थे, तुम लोग। तो आपको डांटनी पड़ती थी? मुझे नहीं डांट पड़ती थी, क्योंकि यदि सर ने कोई प्रश्न कर लिया मेरे पास पूरा जवाब है, हर प्रश्न की जवाब देती थी, टॉपिक में पढ़ाई में पहले रहती थी। और ट्यूशन से जब रात को 9 बजे हम घर जाने वाले होते तो सबसे पहले जाती, एक बहुत बड़ा नीम की पेड़ था, पहले जाती थी और बाल वाल खोल के नीम के पेड़ के पीछे खड़ी हो जाती थी। जैसा वो लोग हैं उनके ऊपर कूद के डरा देती थी। मेरी बड़ी पापा का बेटी है, उसको बार बार बुखार आता था, वो बाद में बताया कि ये दीप्ति डराती है, उसी से मुझे बुखार आती है। मेरी मम्मी बहुत तंग आती थी, एवरी डे उनके पास शिकायत जाता, कंप्लेंट्स ही कंप्लेंट्स। तो आपके इस पूरे उसमें जितना भी था, आपके कुछ ऐसे शौक, वैसे तो आपको सुनने के बाद ये समझ आ रहा है कि आपको हर एक्टिविटी में मज़ा आता था, कुछ भी करने में आपको मज़ा आता था, पर कुछ खास ऐसी एक्टिविटी इतने पीरियड तक आपके पास कुछ खास ऐसी एक्टिविटी हो? यस, पापा के साथ कभी भी जैसे लेडीज थी, जैसे होते ना मम्मी, मासी, बड़े मम्मी, ये लोग बैठ के बात करना, मुझे बिल्कुल उनमें इंटरेस्ट नहीं होती थी। पापा पार्टी लीडर्स, वो सब जितना भी वो लोग डिस्कस करते थे पार्टी को लेके, इक्वालिटी, क्योंकि ही इज़ ए वंडरफुल कम्युनिस्ट पार्टी लीडर, इक्वालिटी को पूरा जीते थे। उनके खून बूंद बूंद में वो छुपा हुआ था। हर कैस्ट को एक ही जैसा देखना है, सभी को एक ही जैसा देखना है। 30-35 एकड़ खेत होता था हमारे पास, पूरा खेत को डोनेट ही कर दिया उन्होंने, पूरा गाँव के लिए, गाँव में सभी को हेल्प करने में, उन टॉपिक्स में उनके साथ मीटिंग अटेंड करने में, महिला मंडल मीटिंग्स में जाने में, ये सब बचपन से ही मुझे इंटरेस्ट होता था। वो आपको साथ लेके जाते थे? पापा अपने साथ लेके जाते थे जी। यस मैम। हाँ, तो आपकी हॉबी क्या हम पूछ सकते हैं? यस सो बचपन में मुझे ड्राइंग करने का बहुत शौक है। गेम्स तो होता ही था, आउटडोर गेम्स एंड इंडोर गेम्स का, तो हर गेम्स में इन्वॉल्वमेंट ज़्यादा ही थी। चेस ज़्यादा फेवरेट है, मम्मी पापा दोनों खेलते थे तो देख देख के हमने सीखा था चेस गेम। एंड टेनिकॉइट, जो रिंग टेनिस बोलते, वो बहुत फेवरेट रही। एंड ड्राइंग, और धीरे धीरे पोएट्री अपने आप डेवलप होने लगी थी। पोएट्री लिखती थी, बटरफ्लाइज, नेचर, इनके ऊपर। ट्यूशन से जब भी निकलना होगा, स्कूल से भी निकलना होगा, यदि बारिश का मौसम है, सभी लोग बोलते थे अरे अब बारिश हो रही है, हम लोग नहीं निकल सकते। मैं बाहर आके ऐसा देखती थी, थोड़ा देर रुक जाओ, मुझे बस में चढ़ने के बाद आना। एग्जैक्टली वही होता था। फिर मैं बस में चढ़ने के बाद बारिश होती थी, बस से उतरने वाली हो गई था, अब रुक जाओ, मुझे घर पहुंचने दो। मतलब बचपन से ही ये बोलना, रहना, नेचर से बात करना आपको अच्छा लगता था। ये करती भी थी, और सब लोग बोलते थे अरे दीप्ति ने बोल दिया, वो रुक गया। अब वो बात बाद में समझ में आ जाता है ये सब क्यों हो रहा था, ये क्या है। तो आपको बचपन से ही, क्यों एक तो आप गांव में पले बड़े, या आपको एटमॉस्फेयर ऐसा मिल गया, और दूसरा नारी शक्ति जो पिताजी से आपको अपने पापा से मिली कि प्यार करना, मतलब उन्होंने सिखाया कि जो लड़कियां हैं उनको भी हम उसी लेवल तक लेके जा सकते हैं।
तो आपके जीवन में आपने खेल कूद में भी बहुत रुचि रखी, ड्राइंग में भी रखी और कविता में भी रखी। वो सब चीज़ें आपकी आगे काम आ रही हैं। पापा का एक और बात मुझे बहुत अच्छा लगता है मैम कि ये सभी पेरेंट्स के लिए भी होना चाहिए क्वालिटी। रात को सोने के बाद 1 बजे 2 बजे मैं पापा को उठाती थी, पापा कुछ बाहर आवाज़ आ रही है, तो वो उठ के जाके देखते थे। बहुत बड़े बड़े जगह पर के घर बनी हुई है गांव में, आधा एकड़ में एक घर बनी होती है, तो चारों ओर बॉर्डर में जाके कोई बछड़ा ये कोई डॉगी घूम रही होती, आके मुझे बोलते थे बेटा वहां पर बछड़ा है, अब आप सो जाओ। तो ये कई बार रिपीट होता था। जब भी मैं पापा को उठा देती थी, इतनी दूर की आवाज़ भी मुझे आता था और मैं उठा देती थी तो पापा जरूर जाके देख के आते थे। कई बार मेरी मम्मी बोलती थी आपको पता ही है वो बार बार बोलती है, फिर मम्मी को गुस्सा करते थे, ऐसा नहीं बोलना, उसके अंदर कुछ क्वालिटी है जो सुन पा रही है, जो तुम और मैं नहीं सुन पा रही हूँ, सुन नहीं पा रहे हम लोग। इतनी दूर की बछड़े की पैरों की आवाज़ वो सुन पा रही है, उसको एंकरेज करने, उसको सब दबाना नहीं। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट लगा कि मेरे जो नेचुरल क्वालिटीज़ को उन्होंने कभी भी नहीं दबाया। दूसरे दबा भी रहे थे अपने बिलीव सिस्टम से या अपना इम्पेशेंसी से, उससे भी मुझे बचाया उन्होंने। तो यही हर पेरेंट्स को करना चाहिए। हमें ये इस लेवल तक पहुंचना चाहिए पेरेंट्स को कि बच्चे के अंदर क्या क्वालिटी है उसको आप ऊपर उठाओ। अगर वो कहीं डिस्ट्रक्शन में जा रहा है या गलत में जा रहा है तब हम उसको रोकें, नहीं तो अदरवाइज उन क्वालिटीज़ को हम ऊपर उठाएं ताकि उसकी डेवलपमेंट में उसकी मदद हो। तो ये जो आपकी सुनने की आदत थी, ये भी आपको बचपन से ही धीरे धीरे आगे बढ़ते बढ़ते ये भी आपकी आगे बढ़ती थी। उसका एंकरेजमेंट भी मिला है पापा से। और एक बार क्या हुआ मुझे याद है, क्योंकि पेरेंट्स की सपोर्ट से कैसा हम लोग डेवलप होते। एक बार पापा लेनिन, कार्ल मार्क्स का हमेशा यही बुक्स पढ़ रहे होते थे। तो एक बार ऐसा पढ़ रहे, मैं स्कूल से आई, मेरे ख्याल से मैं 11th में थी, तो स्कूल से आई, स्कूल में मेरी बड़े पापा की बेटी है 6th क्लास की, उसने कुछ लेटर पकड़ाई, तो किसी लड़का ने उसको लेटर दे दिया कि दीप्ति को दे दो करके। मैंने पढ़ा, तुम अच्छी हो, ये है वो है लिखा हुआ था। मैं पापा के पास आई, मैंने बोला ये कार्ल मार्क्स लेनिन का ही बुक्स पढ़ते रहोगे या तुम्हारा बेटी को भी कोई लेटर दे रही है, भी पढ़ोगे? उस बुक के अंदर मैंने लेटर दिखाया सामने, पढ़ा, ये छोटी सी बात को तुम नहीं संभाल पाओगे, जिस दिन तुमसे नहीं होगा ना मेरे पास आना। ऐसा मेरे लेटर मुझे हाथ में दे दिया। कितना भरोसा है उनको कि तुम संभाल लो खुद। अदरवाइज गांव में क्या होता है, उस पीरियड में गांव में क्या होता है, हल्ला मच जाती, मेरा लड़की को लेटर दे दिया, कुछ नहीं, शांति से बोला तुमसे जिस दिन नहीं संभलेगा ना ऐसे तब मेरे पास आना, छोटे छोटे बातें लेकर मेरे पास नहीं आना। अब वो बहुत बड़ी बात लगता है ये सब बातें। फिर मैं जाके उसको तो झाड़ दिया, वो बात अलग है। तो आपका जैसे कि ये आपके कोई परिवार में आपका कोई भाई बहन भी था? और यस मैम, मेरा बड़े भाई है, एक भाई एक मैं, हम दोनों है। तो आप अपने धीरे धीरे आप अपनी ग्रोथ के साथ, हॉबीज़ के साथ साथ आगे बढ़ते रहे और आपकी पढ़ाई में आपने और आगे तक कहाँ तक रुचि रखी? यस मैम, पढ़ाई में बहुत ही अच्छा लगता था। जितना भी पढ़ रही हूँ, केमिस्ट्री पढ़ रही हूँ तो फिज़िक्स पढ़ रही हूँ, अपने अपने एंगल में बहुत एंजॉय करती थी। मैथ्स, फिर 10th तक मैं मैथ्स में टॉपर भी रही, तो सभी को लगता था कि 10th के बाद 11th में आके मैं फिज़िक्स केमिस्ट्री मैथ्स ले लूँगी। सेम स्कूल में कंटिन्यू कर रही थी, लेकिन मैंने फिजिक्स केमिस्ट्री बायो लिया। सबने पूछा तुम मैथ्स में टॉपर थी तो बायो क्यों लिया? मैंने बोला मैथ्स बहुत पढ़ लिया, मुझे बायो का टेस्ट करना है। उनको समझ में नहीं आता था, और लेकिन मेरे पीछे तो मेरे पापा का सपोर्ट रहा। तो इसलिए मैं ऐसा बिंदास होके आगे बढ़ती थी। तो फिर बायो पढ़ लिया। 11th 12th में फिजिक्स केमिस्ट्री बायो के बाद फिर ग्रेजुएशन में जाके मैंने बीकॉम कंप्यूटर्स लिया।
सब भी बोलते हैं क्या तुम सारे बदलते रहते हो, subjects, बदलते रहते हो। तो ऐसा लगता है टेढ़े मुझे मेढ़े रास्तों पे चल रहे हैं। तो मतलब मुझे हर चीज पढ़ने का मन कर रहा है कि एक ही रास्ता में नहीं, हर चीज टेस्ट करने का मन कर रहा है। देन फिर उसके बाद फार्मेसी का सीट मिल गया वरंगल में, फिर मैं वहाँ फार्मेसी कंप्लीट किया। बहुत ही अर्ली एज में ही फिर मैं दिल्ली आना हुआ। आपकी शादी हो गई? यस यस या तो शादी होने के बाद आप दिल्ली आई। तो एजुकेशन बहुत ही 11th 12th में भी टीचर्स बहुत रेस्पेक्ट करते थे, क्योंकि मेरा और कोई उलझाव नहीं था, फोकस क्लैरिटी था। जब जाती थी तो पापा के साथ मीटिंग्स के साथ जाना, और नहीं तो पढ़ाई। ये मतलब उस समय जो डाइवर्शन है वो सब डाइवर्शन नहीं था। कई बार ऐसा भी सिचुएशन याद आ रही है, अब आपसे बात कर रही हूँ तो बिल्कुल पंक्चुअल रहती थी क्लास के लिए। यदि एक आधा बार किसी रीज़न की वजह से बस लेट हो गया, किसी रीज़न की वजह से मैं क्लास में लेट हो रही हूँ, तो मेरे लिए क्लास रोक देते थे प्रिंसिपल्स भी और टीचर्स भी। तो यस, पंक्चुअल रहना, एक सिंसियरिटी के साथ रहना, ये बचपन से ही कंटिन्यू हो रहे हैं। दीप्ति जी, एक चीज़ समझनी है कि हमारे पास उसके पास क्वालिटीज़, आपके पास जैसे बहुत क्वालिटीज़ ही क्वालिटीज़ है, तो कुछ आपने ऐसा भी अनुभव किया कि जो फीलिंग या जो भावनाएं या जो आपके किसी करैक्टर में जो चीज़ अच्छी नहीं थी, कोई भी मायने में हो सकता है, जैसे आपको गुस्सा आ जाना, कभी आपको ऐसी फीलिंग आई क्या कि ये चीज़ मेरे करैक्टर में, ये चीज़ ठीक नहीं है, मुझे इसको चेंज करना है? तो ये बचपन का पूछ रहे हैं या अब का? अभी आगे बढ़ते बढ़ते जैसे आपके पास सारी क्वालिटीज़ थी, सब अच्छा हो रहा था, सब कुछ अच्छा हो रहा था, तो धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते आपको ऐसी कभी समझ आई कि मेरे अंदर ये जो क्वालिटी पनप रही है ये ठीक नहीं है? तो जैसा वो टीनेज पार करके भी जैसा हो रही थी, हमेशा जो मैं कर रही थी उसको बहुत ही प्रेम करती थी, पूरा सपोर्ट करती थी, फैमिली को भी हर लेवल पे सपोर्ट करती थी, मोरल सपोर्ट भी, फिजिकल सपोर्ट भी करती थी। कई बार कि जो मैं कर रही हूँ उसके प्रति मैं ग्रेट फील करती थी, अच्छा भी लगता था। अब ऐसा तो मुझे पहले का तो ऐसा नहीं लग रहा कि हाँ वो चीज़ है जो मेरा अंदर रिग्रेट है उसको लेके। वो तो धीरे धीरे दिल्ली आने के, रिग्रेट वर्ड नहीं यूज़ हम कर रहे, हम ऐसा कर रहे, समझ पा रहे हैं कि जैसे हमारे पास सब कुछ अच्छा हो रहा था, जाने अनजाने में कोई एक आधी नेचर जब हम बड़े हुए, तब हमें समझ आई कि नहीं, ये जो मेरी क्वालिटी है, इस क्वालिटी मतलब जब समझ आएगी तो तभी चेंज करोगे ना। तो आपको समझ आनी शुरू होगी कि ये जो मेरे अंदर क्वालिटी है, मुझे इसको चेंज करना चाहिए। जहाँ पे मैं हर जगह पे सक्सेसफुल हो रही हूँ, तो मेरी इस क्वालिटी को भी अगर मैं चेंज कर लेती हूँ तो मुझे और ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। वो ऐसा तो कभी नहीं लगा। ठीक है, ऐसा नहीं लगा। कोई बात नहीं, बहुत अच्छी बात है कि अगर ऐसा नहीं लगा तो आगे हम, जैसे आप अपने परिवार के साथ इतना, क्या परिवार में कभी पाठ पूजा होती थी? नो, ये बहुत अच्छा। पापा कम्युनिस्ट पार्टी लीडर, और कभी भी घर पे कोई पूजा कुछ नहीं। कभी सोसाइटी का असर मम्मी के ऊपर आके, यदि मम्मी ने कुछ शुरू कर दिया, तूफान खड़ा करते थे, पापा ये क्या कर रहे हो तुम। अच्छा। करके वो उस दिन लड़ाई होती थी घर पर। तो फिर मम्मी कुछ वो पूजा वूजा कुछ नहीं करते थे। तो बचपन से ही ये पूजा पाठ का कोई बंधन नहीं था, कोई बंधन था ही नहीं, कुछ भी नहीं था, ये नहीं था। तो आप ओपन फ्री बर्ड की तरह ही आगे बढ़ रहे थे। यस यस। उल्टा सीधा स्टोरीज सुनाते थे पापा की, यदि किसी ने भगवान का नाम ले लिया तो उल्टा सीधा बहुत स्टोरीज फनी वे में सुना देते थे। ये इधर चले गए, वो उधर चले गए, भगवानों के ऊपर स्टोरीज बना के। तो और उसको थॉट ही आने नहीं देते थे कि हाँ कभी किसी से पूजा करना, किसी से मांगना है, ये सब कभी नहीं था बचपन से ही। तो आपकी जैसे शादी हो गई
उसके बारे में हमें कुछ बताइए। लाइफ कैसे और आगे बढ़ी आपके? यस अरुणा जी, इसमें फार्मेसी कर रही थी, वरंगल में फार्मेसी पढ़ रही थी। बहुत छोटी एज में ही एजुकेशन भी मेरा कंप्लीट हो गई। तो जब पढ़ रहे थे तब पापा तो है पब्लिक फिगर, उनको कभी कभी बार पब्लिक का बात भी रखना पड़ता था, बात मानना पड़ता था उनको। तो कहीं बार एक्टिंग भी थोड़ा बहुत करना पड़ता था, बाद में समझ में आ गई ये सब बातें। एक बार हम ऐसे घर पे बैठ के मम्मी पापा और बातें कर रहे थे तो फोन बजा था। वो उस टाइम वो वाला फोन्स था, लैंडलाइन वाले, कुर्र कुर्र कर। तो वो फोन बजा तो रहीम अंकल था। मैंने फोन लिया, पापा से बात करवाओ बेटा। पापा बात करके फोन रख के बोलते, बुज्जी को ना कोई रिश्ता के लिए मांग रहे। मैंने बोला हाँ बहुत हो गया मजाक, आ जाओ अब वो जो टॉपिक चल रहे उसको कंटिन्यू करो। मजाक नहीं बेटा सीरियस। मैंने बोला पापा बहुत हो गया, आके बैठो। कह रहे नहीं, मैं 17 ईयर्स की थी। नहीं वो सच में। मैंने बोला हिल गए हैं क्या, आपको क्या बातें कर रहे हो? अच्छा पापा मेरे शादी की एज हो गई है क्या? मैं ऐसी थी। हाँ। मतलब मुझे याद भी नहीं था मैं भी एक लड़की हूँ। हाँ, तो कभी ऐसे बातें भी नहीं होता था, कुछ भी नहीं होता था। पर पापा से इतना खुल के बात बोलती थी, पापा क्या मेरा शादी की एज हो गई है क्या? ऐसा। मैंने बोला तुम्हारा कोई एज नहीं, वो उधर से डिमांड आया, उसको बस कंप्लीट करनी है, फॉर्मेलिटी कंप्लीट करनी है बेटा, थोड़ा सा एक्टिंग करनी है। करके उन्होंने बस एक मैच फिक्सिंग कर लिया आपस में। पार्टी का कुछ है, किसी ने बोला कि एक रिश्ता के लिए बात कर रहे हैं वो लोग, तो उनकी बात मुझे कहीं बार रखना पड़ता है। एक काम करते हैं, कल हम दोनों जाएंगे, एक मीडिएटर है हमारा जो जीजा जी है, तो उनके पास जाएंगे, वो वहाँ मिलने आएंगे। हमने भी अपनी तरह से बात रख लिया, ख़त्म कर लिया, फिर बोलेंगे हमें नहीं करनी है, ठीक है, इस मैच फिक्सिंग से जाएंगे। तो मैं और पापा निकले वैरा जो टाउन है, उनके ऑफिस भी है, उन्हीं का मेन पापा का हब वही है, वैरा मंडल का भी अध्यक्ष रहा पार्टी का। वहाँ गए थे। तो उसी दिन क्या हुआ, जिस स्कूल में हम पढ़ रहे थे पहले, उस स्कूल का ही प्रिंसिपल है जीजा, जिनके घर पे हमारा मीटिंग होना था। उस स्कूल के बगल में एक कैनाल था, उसमें किसी लड़का का डेथ हुआ है उसमें गिर के। तो कहीं लोग उनके घर पे आके बात भी करके जा रहे थे उस इंसिडेंट के बारे में। तो मैं भी सिंपल गई थी, क्योंकि मुझे तो फॉर्मेलिटी कंप्लीट करनी थी, पापा की बात रखनी थी। तो जाने के बाद ऐसे ही कुछ लेडीज आके बैठे हुए थे, बैठे हुए, तो मैं भी उनके साथ बैठी थी। बैठने के बाद फिर जनरली बातें करने लग गई थी, वो एक्सीडेंट कैसा हुआ, वो लड़का कैसा गिर गया। बाद में पता चला वही लोग है जो लड़का की मदर भी है और उनका बुआ भी है, कुछ लोग। फिर कमरे में मुझे बुला के दीदी बोलती है कि वो वही लोग है। मैंने बोला कौन से लोग? कहते वो जो लड़का का है। मैंने बोला अच्छा वो लोग है, तो जो भी है मुझे क्या लेना देना है। मतलब एक रेबल टाइप की थी मैं, कोई वो नहीं थी, एक टिका हुआ एक लड़की, टिपिकल लड़की, वो चीज़ थी नहीं अंदर। मैंने बोला तो क्या हुआ, मुझे क्या फ़र्क पड़ेगा। फिर दीदी ने बोला थोड़ा उनको ना चाय वाय देखे आओ, हॉल में वो लोग बैठे। मैंने बोला ये सब नौटंकी मेरे से नहीं होगा, चाय वगैरह आप देखे आओ। दीदी ऐसे बोलती थी, नहीं तुम्हें फॉर्मेलिटी कंप्लीट करने है तो चाय देना है। तो चाय लेके गई थी, उनको देखे आई, और मैं देखा भी नहीं था वो कौन है क्या है। 3 लड़के ऐसे बैठे हुए थे, 3 मुझे पता भी नहीं था उसमें कौन है क्या है। बात खत्म हो गई, फिर मैं आई इधर, दीदी अब मुझे जाना है। कह रहे कम से कम उनको जाने तो दो। मतलब कोई रेस्पेक्ट नहीं, कुछ ऐसा चीज़ ही नहीं था। फिर सब कंप्लीट करके घर आने के बाद मम्मी ने बोला है कि कैसा है लड़का। मैंने बोला एकदम खाला बदना लड़का है। मैंने बोला मुझे पता है, तुमने तो देखा ही नहीं होगा। फिर धीरे धीरे मतलब एक डिवाइन प्लान बाद में समझ में आ जाता है। एक फॉर्मेलिटी का बहाना से जो लेके गया वही मेरा पार्टनर बना, वही है राम, कोई और नहीं। कोई प्लानिंग नहीं, कुछ भी नहीं। बाद में फिर बात को टाल दिया, अब उसको ना शादी नहीं करनी है, उसको कोई ऐसा नहीं करके पापा ने बात टाला। लेकिन वो बात टली नहीं है, वो बात कंटिन्यू रही। तो फिर बाद में ये है दिल्ली आना, फिर फ़ोन करना, बात करना, ये सब, फिर गांव विजिट करना। तो धीरे धीरे वो बात बढ़ता गया, फाइनली वही लाइफ पार्टनर बना। तो बाद में पीछे मुड़ के देखने से समझ में आया कि दिस इज द डिवाइन प्लान। क्योंकि बिल्कुल अलग फैमिली में मेरे फादर और मेरे भाई, वो उनकी फर्स्ट हीरो मेरा फादर, सेकंड हीरो मेरा ब्रदर रहा।
लेकिन उनके साथ मैचिंग ही नहीं है। एक जेंट्स की जो मेल फिगर को मैंने एक बच्ची बिठाई, वो मैचिंग ही नहीं करते राम का। वो एकदम शार्प माइंडेड मानिए या एकदम स्पीड लाइफस्टाइल में है, और राम एकदम स्लो। तो हमारे फैमिली में बिल्कुल वो नहीं लगता था कि मैं कुछ और एंगल देख रही हूँ। जो आपके दिमाग में जेंट्स की पिक्चर बनी हुई थी उसमें मैच नहीं कर रहा था। मैं ये कैसे, ऐसा भी होता है कि इतना स्लो, इतना ऐसा भी होता है क्या? तो मेरा वो फिट नहीं बैठती थी। लेकिन इन्हीं के साथ धीरे धीरे फाइनल होने लग गई थी, फिर मैरिज भी हो गया। बाद में समझ में आ रहा था कि यदि मेरे पापा यदि मेरे भाई की तरह होता है तो मुझे फिर मैच नहीं होता राम की तरह। राम की तरह थे तभी हमारा मैच हुआ। दिस इज अ वंडरफुल डिवाइन प्लान। धीरे धीरे समझ में आ गया कि ये बहुत सुंदर डिवाइन प्लान रहा हमारा। तो ऐसे तो हर किसी के जीवन में प्लानिंग तो पहले से ही होके आती है। वो है कि एक प्रोसेस चलता रहता है, और उस प्रोसेस का जब फाइनल स्टेज आती है तो रिजल्ट सामने आता है। यस। तो मैरिज के बाद आपका जो ससुराल का परिवार था, वो आपका कैसा था? वो पाठ पूजा में बिलीव करते थे? यस, वो थे, वो पाठ पूजा में थे। और लेकिन उनको पता ही है मेरा बचपना कैसा रहा, मैं किस तरह की लड़की हूँ, तो इसलिए कभी भी उन्होंने मुझे प्रेशराइज नहीं किया। इसलिए मैं उनको रेस्पेक्ट करने लग गई। और मैं बोलती थी मदर इन लॉ को, आपको क्या अच्छा लगता है बता दो, मैं वो करूँ। कहते नहीं बेटा, तुम्हें साड़ी वाड़ी बांधने में तुम इतना यूज टू नहीं है, हमें पता है, तुम्हें जो पसंद है वो पहन लेना। लेकिन मैं मदर इन लॉ के लिए मैं साड़ी पहनती थी। कई सारी चीजें उनको अच्छा जो लग रहा है वो करने लग गई। तो मुझे एक नया एक्सपीरियंस होने लगे। मतलब घर पे मम्मी पापा भाई वो अलग चीज है, मेरे मासियाँ वो अलग चीज है। नया फैमिली में आके एक नया पर्सन को खुश देख रही हूँ, क्योंकि उनके तीनों बेटे ही है, बेटियां का उनके कोई एक्सपीरियंस नहीं। तो जब मैं साड़ी पहन के उनके सामने आके कर रही हूँ, मम्मी देखो कैसे उल्टा पुल्टा बांध के आ रही हूँ, तो वो हंसती थी। उनके चेहरे में देख के अच्छा लगता था मुझे। तो फिर मैं करती थी पूजा पाठ जैसा वो करवाने के लिए, जब भी व्रत वगैरह करवाती थी, मैं बोलती थी आपको क्या करवाना है करवा लो, कोई बात नहीं। तो उनकी फीलिंग को मैंने रखा, मैं मना नहीं किया किसी चीज़ को, उनको फीलिंग को मैंने रखा था। पर आपने इस परिवर्तन को, जो आप पहले सिर्फ इसलिए कर रहे थे कि उनको अच्छा लग रहा था, हाँ। तो धीरे धीरे इस परिवर्तन को आपने कैसे लिया? मैंने कंटिन्यू नहीं किया। नहीं, कंटिन्यू के लिए नहीं बोल रही, एक आपके अंदर से जब आप इस परिवर्तन के साथ जुड़े तो आपको क्या अंदर से कभी खुशी मिली, या उसको आनंद की अनुभूति करी कि हाँ मैं किसी को भी सेटिस्फाई कर पा रही हूँ, या कुछ ऐसी कोई फीलिंग्स आई क्या आपके अंदर? तो एक अच्छा लगता था चारों ओर, जब वो लोग खुश है तो अच्छा लगता था एक लेवल तक। मतलब मैं अपने आप को बहुत फोर्स नहीं करती थी, एक कंफर्टेबल जोन तक एक अच्छा लगता था। अब बहुत ज़्यादा एनालाइज मैं पहले से भी नहीं करती थी, अच्छा लग रहा है ऐसा फ्लो में जाने का आदत थी शुरू से, तो इजी रहा इसलिए इजी रहा। तो आपकी जैसे बहुत चुलबुली नेचर और सब ओपननेस कुछ है, तो आपको राम जी की नेचर कैसी लगी? ये धीरे धीरे समझ में आने लगी कि मतलब थोड़ा रिजर्व रहते थे शुरू से ही, बहुत ज़्यादा बोलना नहीं, ये नहीं। तो वो धीरे धीरे फिर ओपन होने लगे। फिर समझ में आ रहा था कि उनको कुछ छोटी छोटी चीज़ भी नहीं पता चलता था गर्ल्स के बारे में। जैसे मेरा भाई है, उसको सब पता चलता है गर्ल्स को किस वक्त क्या चाहिए क्या है। तो गर्ल्स का फीलिंग्स को लेके इनको कुछ नहीं पता चलता था। तो मैं बहुत फील करती थी, अरे कहाँ से उतर के आ गए, इनको कुछ भी नहीं पता, हर चीज़ ओपनली बोलना पड़ता है। लेकिन धीरे धीरे समझने लगी कि क्योंकि उनके घर पे कोई बहन ही नहीं है तो उनको कैसा पता। फिर मैं समझने लगी। जब समझ गए तो इजी, जब समझने लग गए तो अपने आप रास्ता आसान हो जाता है। तो आपकी आगे की जर्नी ढलनी शुरू हो गई। धीरे धीरे जो बचपन का स्वभाव था वो अंदर से तो था, जब मौका मिलता है तो आप ऊपर उठ जाते हो, अदरवाइज नई परिस्थिति में भी आप बहुत आराम से एडजस्ट करने लगे। आगे आपके परिवार में 2 सुंदर फूल भी हैं,
हमें उनके बारे में भी बताइए। मैरिज के बाद 1999 में दिल्ली में पहुंची, छोटी सी मान के चलिएगा कि क्योंकि तब तक एक विलेज में घर, सामने जाओ तो बड़े पापा, इधर मासियाँ, चाचा, दादी, सभी के बीच में बचपन से एक प्यारा सा, कई सारे फैमिलीज के बीच में महारानी की तरह पली पड़ी थी। कोई कुछ बोलने वाला नहीं, कुछ नहीं इस तरह के। लेकिन अब आ गई दिल्ली आने के बाद पूरा ऐसा लग गया कि मैं कहाँ आ गई हूँ। एक शब्द हिंदी नहीं आती थी। जैसे 8th क्लास में हमें हिंदी 8th क्लास से इंट्रोड्यूस किया गया, लेकिन मुझे बचपन से हिंदी बिल्कुल नहीं अच्छा लगता था। मैं रट्टा मारती थी, बस एग्जाम के लिए क्वेश्चन एंड आंसर्स देने के लिए मैं बिल्कुल अवॉइड करने की कोशिश करती थी। जिसको अवॉइड करने की कोशिश किया वो ही मेरे लाइफ की मेन पार्ट बनी। जब दिल्ली आई तो हिंदी बोलना नहीं आता था और आते ही मुझे फार्मासिस्ट का जॉब मिला। वहाँ पर मैं इंग्लिश बोल रही हूँ तो किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा था, मतलब इतना कंफर्टेबल नहीं था। मजबूरन मुझे 1.5 महीने में हिंदी सीखना ही पड़ा, तो 1.5 महीने में हिंदी सीख गई। लेकिन तब जो चीज़ मैं फील करने लग गई, सबसे पहले तो पापा को मिस किया मैंने। ऐसा लगा कि मैं सब कुछ खो दिया। दिल्ली आते ही मेरा फीलिंग शुरू हो गई कि सब कुछ मेरा छूट गया, मतलब एकदम से अपने आप को छोड़ दिया। ऐसा फीलिंग, मेरे पास कुछ भी नहीं है, कोई भी नहीं है। तो इस तरह के रात को आधी रात को उठ के बैठ के मैं रोती थी, क्योंकि कभी रेंटेड हाउस का मीनिंग भी नहीं पता था हमें। ऐसा भी घर किराए पे, जितने बड़े बड़े घर और हाँ, किराए पे घर लेते हैं ये भी नहीं पता था, किराए पे भी घर होता है क्या। मतलब कई सारे बातें मेरे लिए बहुत ही डिफरेंट लगा। मेरे लाइफ में झटका, मानिए झटका सा लगा। किसी से कुछ शेयर नहीं कर पा रही थी, अकेले फील करती थी और ये सब बात एक्सप्रेस भी नहीं कर पाती थी। राम भी इतनी छोटे हैं, शायद 22 इयर्स के थे, छोटे थे, तो उनको भी इतना समझ नहीं था कि मुझे कैसा हैंडल करें। और बहुत सारे वो DRDO में थे एक्चुअली राम, जब वो ट्रेनिंग चल रहा था उनका मैरिज का टाइम। पापा को कभी भी प्रॉपर्टी को लेके, कभी पैसे के लेके उनका था ही नहीं। चलो मैरिज उनकी पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाएगा तो जॉब अच्छा है, लड़का अच्छा है करके इस तरह के किया गया। डिवाइन प्लान अपनी जगह पर, पापा की पॉइंट ऑफ व्यू बड़े अपने हिसाब से तो देखते हैं, सोचते क्योंकि पैसे की कभी भी उन्होंने ना वैल्यू दिया, ये सब चीजें। सो अब यहाँ आने के बाद एक साइड पापा को भी मिस करने लग गई थी, किसी से कुछ शेयर नहीं कर पाती थी। और DRDO में इनकी जो जॉब परमानेंट नहीं हुआ, परमानेंट नहीं हो रहे करके इन्होंने जॉब छोड़ दिया। ये जो है बात, वो बहुत बड़ी बात थी जो न्यूली मैरिड लड़की के लिए भी। लेकिन ये बात हमने पेरेंट्स तक पहुंचने नहीं दिया। मतलब समझ में आता है कि एक 17, 18, 19 साल की जो लड़की है वो समझा रही है कि सामने एक पार्टनर को कि अब हम दोनों ही इस बात को निपटाएंगे, इस बात को बढ़ाएंगे नहीं, पेरेंट्स तक नहीं ले जाएंगे, क्योंकि अब वो भी परेशान हो जाएंगे। तो सोच के हम आपस में ही उसको एडजस्ट कर लिया, उस पीरियड को बिना सैलरी का एडजस्ट कर लिया। उस समय कुछ भी नहीं था दिल्ली में, छोटा सा रजाई नीचे डाल के सोना, क्योंकि मैरिज के बाद बहुत सारे सपने होते हैं, ये ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए। लेकिन वो ना होने के बावजूद भी मैं उल्टा राम को समझा के नहीं, यहीं पे हम ही इसको सॉल्व करेंगे इश्यू को। तो धीरे धीरे उन्होंने फिर IP यूनिवर्सिटी का न्यूज़पेपर में आते ही वो दिसंबर में उनको विद इन मंथ आने के बाद उनका जॉब लग गई। तो कैसे संभाला गया चीज़ को, सिचुएशन को कैसा संभाला गया। अदरवाइज वो बहुत बड़ी बात बना सकती थी मैं, अरे इनकी जॉब नहीं है, ये है वो करके, तो तुरंत वो बहुत बड़ी बात बन के डाइवोर्स तक, छोटी छोटी बात आजकल डाइवोर्स तक चले जाते हैं। लेकिन हम उसको बैलेंस करके संभालने से पूरा लाइफ बन जाती है। ये बाद में ये सब बातें समझ में आती है ना, तो मेरे ऊपर मेरा रेस्पेक्ट बढ़ जाती है। मतलब मैंने ऐसे बातों को संभाला गया कि कहीं सारे बातों को बड़े को ना परेशान करते हुए भी। तो ये एक जीवन का बहुत बड़ा पॉइंट है कि जब हम नई गृहस्थ में जाते हैं तो हमारे पास बहुत से चैलेंजेस आएंगे लाइफ में, तो किस तरीके से हम उसको टैकल कर सकते हैं। तो ये तो अब ज़्यादा समझ पा रहे हैं कि अगर हम पेशेंस रखते हैं तो हमारे पास, हम अपने
जहाँ टारगेट पे पहुँचना है हम पहुँच जाते हैं। तो पेशेंस बहुत ज़रूरी है, जैसा कि आपने संभाला। और दोनों पार्टनर्स जब मिल जाते हैं, दोष नहीं देते एक दूसरे को, तो तब शायद ये ज़्यादा अच्छा हम संभल पाते हैं और आगे के जीवन को समझा पाते हैं। दोनों ही एक दूसरे को समझा सकते हैं। यस यस। तो बहुत अच्छा। तो मैम आगे अभी हम अपने आपके फूलों के बारे में जानना चाहिए। यस मुझे तो क्योंकि गार्डन तो बन गया अभी, तो अब उसमें फूल जो आए उनके बारे में जानना पहले प्लान ये था कि पहले अपने आप को सेटल कर लेते दिल्ली में, थोड़ा अपना खुद का कोई मकान हो, थोड़ा टिकावा हो। फिर उसके बाद, क्योंकि किसी से हम 1 रुपए पैसे भी पेरेंट से लेना, ये सब आदत पहले से ही नहीं था। जो भी आता था उसी में हम दोनों एंजॉय करते थे, बचा हुआ कभी भी नहीं था, एंजॉय करते थे, फुल एंजॉय करते थे हम लोग। तब फिर 2005 में बेटी का आगमन हुआ है, 2005 अक्टूबर 20। तो प्रेगनेंसी का जब पता चला, शुरू से ही शुरू में एक बात बताना है मैम यहाँ पर, जैसा 2001 में मुझे किसी ने आके शिरडी साईं बाबा का फोटो दिया, ब्लैक एंड व्हाइट का, बहुत सुंदर सा फोटो। शिरडी से आए होंगे, प्रसाद के साथ किसी ने दिया। मैंने फोटो तो देख लिया, मैंने बाबा को बोला कि अब आपका फोटो तो मुझे दे दिया, अब मुझे नहीं पता पूजा पाठ ये सब करने, एक काम करते हैं, फिर आप है ना किचन में ऐसे ही बैठे रहना, फिर मेरे से बातें करते रहना, हम दोनों बातें करते रहेंगे। फिर उनको बड़े पापा बोलने लगे। फिर जब भी किचन में काम वाम करती थी, सब बातें उनको बोल देती थी कि बड़े पापा आज ऐसा हुआ, आज है ना वो ऐसा, वो आया, अकड़ू है, ये है वो, मतलब जो भी किसी को बड़ास निकालना होगा ना तो वही निकाल बहुत बोलती थी, उनसे बात करती थी। ऐसा लगता था जैसा आप कुछ बोल रही हो तो मैं ऊ करके करती हूँ ना, ऐसा लगता था वो मुझे रेस्पॉन्ड कर रहे हैं और मेरा इंटरेस्ट बढ़ता था। तो किसी भी चीज़ को एनालाइज करने का शुरू से आदत ही नहीं थी, तो मैं उसको एंजॉय करती थी। एक बार कई सारे इंसिडेंट्स ऐसा हुआ, किसी को मतलब बिलीव भी नहीं होगा, मेरे भाई के लड़का का इंसिडेंट भी है, क्योंकि पहले भी 4-5 एबॉर्शंस भाभी का होने के बाद, इसका भी जो अभी हुआ था उसका भी खत्म हो गया करके फ़ोन आया था। फिर बड़े पापा को बोलती थी कि बड़े पापा ये सब क्या हो रहा है, कुछ करो ना, तो वो बाबू हिलने लग गया। पापा की तबीयत खराब थी, मैं इनको बोलती थी अरे आप यहाँ बैठे हो, मेरे बातों की बात हाँ हाँ मिला रही हो, लेकिन पापा की तबीयत खराब। तुरंत फ़ोन आता था, पापा ठीक है। अब मैं मम्मी को बोलती थी 103 बुखार, आपने आधा घंटा पहले बोला, अब कैसा ठीक, कहते थे हाँ ठीक हो गया। मतलब इस तरह की कई सारे बातें मैं बड़े पापा को बोलती थी और हो जाता था, लेकिन क्यों हो रहे कभी मैंने प्रश्न नहीं किया, हो रहे तो हो रहे, एंजॉय करती थी। और जैसा फिर मैं 2005 में जैसा ये चिन्नी का, तो शुरू में जैसा प्रेगनेंसी का शुरू हो गया, तो वहाँ पर साईं बाबा जी का प्रेजेंस दिखा। मैंने बोला अरे बड़े पापा आप यहाँ पर भी हो, आप तो किचन में बैठे हुए थे और यहाँ पर भी हो, मतलब एक चेकअप के लिए गए थे, हॉस्पिटल में दिख रहे थे। तो फिर धीरे धीरे बेबी के अंदर कैसा कैसा डेवलपमेंट होती है, नेट से राम लेकर आते थे, उसको पढ़ना, उसको फॉलो करना, बेबी के साथ कन्वर्सेशन उस समय भी हम किए थे चिन्नी के साथ, और वो कैसा रेस्पॉन्ड कर रही है ये सब देखा, तो उसके रेस्पॉन्स को भी हम एंजॉय करते थे। वो रिजल्ट बाद में भी रहा, कम्युनिकेशन करने से उसकी रिजल्ट, उसकी इम्पैक्ट बहुत होती है, तो एंजॉय किया इस पीरियड को। तो आपका ऐसा कहना है कि अगर जैसे कोई भी कंसीव करती है कोई भी लेडी, तो अगर वो उस समय अपना कनेक्शन उस बेबी के साथ बनाती है किसी भी रूप में, तो सोल टू सोल कनेक्शन होता है और आप कुछ भी उसके साथ कन्वर्सेशन कर सकते हैं। ऐसे ही यस मैम, कम्युनिकेट करने से कम्युनिकेट करना चाहिए, कंफर्टेबल जोन में रखना चाहिए बी को, क्योंकि वो जो या फिर सब्जेक्ट में उतरेंगे तो फिर आत्मा धरती पर आ रही है, तो सर्कमस्टेंसेस को देखेगी। जितना कंफर्टेबल रहेगा, जितना फ्रेंडली रहेगा, तो उतना इजी वे में आएंगे, क्योंकि सभी को पता है धरती में उतरना चैलेंजिंग है। तो जितना हम कम्युनिकेट करते हुए प्यार से वेलकम करेंगे, अदरवाइज पार्टनर्स लड़ रहे हैं,
इन लॉज के साथ कोई लड़ाई हो रहे हैं, ऑफिस में बॉस और आपके बीच में लड़ाई हो रहे हैं, तो वो एटमॉस्फेयर के असर बेबी के ऊपर पड़ेगा। आपकी फीलिंग्स, आप क्या सोच रही हो, यदि सोचोगे आप एज ए मदर होते हुए, आपकी वूम में बेबी है, आप ये सोचोगे मेरा जीवन व्यर्थ है, मैं किसी काम का नहीं हूँ, मेरे जीवन में पनिशमेंट ही पनिशमेंट, तो ये आपका सोच जो है सेम प्रोग्रामिंग होगा बेबी का थॉट्स में भी। तो बेबी भी पैदा जब होगी तो इसी प्रोग्रामिंग के साथ पैदा होगी। तो कम्युनिकेशन करते हुए एक पॉजिटिव वे में, आई लव यू बाबू, अब देखो पापा आने वाले हैं, हम दोनों पापा के साथ बात करेंगे, तो एक बहुत फ्रेंडली वे में उसको कंफर्टेबल जोन में ले आना है। ये सब लड़ाइयाँ वड़ाइयाँ फीलिंग्स अवेयर रहना है। तो हम क्या दे रहे हैं बच्चे को, खाने पीने के लिए तो चना खाना है, वो खाना है, ये खाना है, ध्यान रखेंगे, लेकिन और भी तो हम इमोशंस को जो खा रहे हैं, गुस्सा को खा रहे हैं, वो भी तो जारी है। तो उन सब चीज़ों का प्रति भी अवेयर रहना बहुत ज़रूरी है। तो जैसे ये है कि बहुत सी ऐसे समाज है, इस समाज में जो आजकल चल रहा है, समाज में बंधन मान लिया जाता है कि जब मदर अगर कंसीव कर रही है तो वो ऐसी फीलिंग रखती है उसकी कि मैं बंध गई अभी ज़िंदगी के अंदर। बट जैसे आपका कहना है कि अगर हम उसको प्यार से और पहले से ही इस प्रैक्टिस को रखते हैं कि वो जो आ रहा है वो भी हमारी फैमिली का एक पार्ट है, एक सदस्य है, पहले से ही तैयारी में लग जाते हैं, तो उस बच्चे को भी आदत पड़ जाती है उस चीज़ की। बंधन मैम अरुणा जी तब लगेगा कि एक मैकेनिकल लाइफ, एक मशीन की तरह जिंदगी जी रहे हो। बच्चे पैदा हुआ, पढ़ाई, एक एज के बाद मैरिज, मैरिज के बाद बच्चे, फिर उनकी पढ़ाई, उनकी सब कुछ, ये सब एक मैकेनिकल वे में हम यदि चल रहे होते तब हमें फिर वो मज़ा नहीं आएगा, एक बंधन सा लगेगा। लेकिन जब एक नेचुरल वे में असली जीवन की मतलब समझते हुए, उसको एंजॉय करते हुए, जीवन के वैल्यू समझते हुए जाएंगे, फिर तो हर एक मूवमेंट में जॉय ही है। बच्चे को सृष्टि करना, बच्चे को सृजन करना, इट इज़ नॉट ए स्मॉल थिंग। बच्चे को सृजन करना एक सृष्टिकर्ता ही कर सकते हैं, तो ले आना उनको धरती पर, ये बहुत बड़ा मिशन मानिएगा कि बच्चे को पालना, दैट इज द वंडरफुल आर्ट। क्योंकि मैं ऑफिस में भी, जैसे उस समय हॉस्पिटल में एज ए फार्मासिस्ट वर्क करती थी, तो कभी कभी पेशेंट्स के ऊपर या किसी के ऊपर मुझे ऊंचा बोलना पड़ता था, छोटे छोटे आर्गुमेंट्स भी होता था। बाद में मैं बैठ के बोलती थी, बेटा ये हम दोनों का आर्गुमेंट है, आपकी नहीं है, ये मम्मा को ऐसा बोलना पड़ा, लेकिन आप उसकी इफेक्ट मत लेना। आई एम वेरी हैप्पी एंड यू आर वेरी हैप्पी, यू आर वंडरफुल सोल, आई लव यू, ये सब उसको मैं फिर टैकल करती थी। तो फिर बर्डन नहीं, बच्चे जो हो ना, एंजॉय कर लिया आपने। yes. उस पीरियड को भी पूरे जॉय उससे लेते गए, तो लाइफ में शुरू से ही उत्सव के रूप में उसको जीना शुरू कर दिया आपने। यस अरुणा जी। हाँ। सो 2005 में जैसा बेबी का जन्म हुआ आंध्रा में, फिर वहाँ से दिल्ली आने के बाद फिर हम घर लेने के लिए जैसे घर ढूंढ रहे थे। तो राम का जॉब तो रोहिणी में है, रोहिणी में बहुत जगह पर घर ढूंढा, 3-4 साल तक नहीं हुआ। तो सडनली एक दिन में ही यहाँ पर द्वारका मोड़ के पास हुआ। तो तब भी मैं मतलब नाचिन्नी का कोई प्लान नहीं किया, इवन मैरिज का कोई प्लान नहीं था, मैरिज हो गई राम के साथ। चिन्नी का कोई प्लान नहीं था उस समय, मतलब डॉटर का वो हुआ। सेम घर के साथ भी मेरा ये हुआ कि घर हम सोच रहे थे कि रोहिणी में घर लेना है, जॉब के पास लेना है, लेकिन हुआ यहाँ पर द्वारका मोड़ में। हर चीज़ को एक्सेप्ट करते चले जा रही थी मैं, तो हर चीज़ को यस, जो भी हो रहे हैं अच्छा के लिए हो रहे हैं, एक प्लान के साथ हो रहा होगा तो अच्छा ही हो रहे हैं। तो इस तरह के घर भी हम यहाँ पर फाइनल किया। जॉब जो है, पहले एक हेल्थ डिपार्टमेंट में काम करती थी एज ए फार्मासिस्ट, उसके बाद फिर मैं एजुकेशनल डिपार्टमेंट में आ गई। एजुकेशनल डिपार्टमेंट में भी कुछ ऐसा फ्रेंड से मिलने गई, तो श्री चैतन्य ऑर्गेनाइजेशन में, IIT-PFT कोचिंग ऑर्गेनाइजेशन, किसी फ्रेंड से मिलने गई। फिर वो उनकी जो डायरेक्टर है उन्होंने देखा था, तो फ्रेंड से पूछा था ये जो आपसे बात कर रही है कौन है, तो कह रही थी फ्रेंड। उन्होंने फिर बुला के मुझे ऑफर दे दिया कि आप हमारा सेंटर पे आ जाओ। मैंने बोला ये आपके ऑफिस के बारे में मुझे कुछ आइडिया नहीं। कहते आपको आइडिया की ज़रूरत नहीं, आपकी वे ऑफ टॉकिंग से हमें समझ में आ गई, यू कैन डू एनीथिंग।
तो उन्होंने सीधा सीधा फ्रंट ऑफिस मैनेजर का ही डीलिंग दे दिया, काउंसलर का डीलिंग दे दिया। तो उधर एजुकेशनल डिपार्टमेंट में भी पूरा एक्सपीरियंस गैदर करते रहे। तो जब बात समझ में आने लगे कि ये जो जर्नी है, तो हर चीज़ को सीखते हुए आगे, मतलब हर लेवल की एक्सपीरियंस लेते हुए आगे बढ़ रही थी। तो धीरे धीरे जैसे एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिसर बन गई, तो हर डिपार्टमेंट को फिर हैंडल करना पड़ा। हेल्थ इश्यूज, जब दिल्ली आई थी आंध्रा छोड़ के, जब पापा को मिस किया, पूरा परिवार को मिस किया, अकेलेपन को जो फील किया, धीरे धीरे मेरा पहले कभी भी बीमार नहीं थी, लेकिन बीमारियां होना शुरू हो गई। हेल्थ इश्यूज बहुत आने लग गए थे मेरे। फिर माइग्रेन हेडेक, साइनसाइटिस, बैक पेन, बहुत ज़्यादा, इतना बर्डन लगने लगा मुझे लाइफ में। चारों ओर मतलब फंस गई, कहाँ फंस गई। एक साइड मतलब जॉब के वे में मैं सोचने लग जाती थी, उसको न्याय करती थी। दूसरी साइड में मुझे ऐसा लगता था मैं इधर इम्बैलेंस हो रही हूँ, छोटी सी बेबी को नहीं संभाल पा रही हूँ, उसके लिए मेरे पास पेशेंस ही नहीं हो रहा, पेशेंस ही नहीं है, सहन नहीं है, क्योंकि हेल्थ इश्यूज इतना कुछ हो गया और मैं फैमिली में भी नहीं हो पा रही। तो मैं कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा फंसी हुई फील की थी। बहुत हेल्थ इश्यूज था। पहले एलोपैथी का ट्रीटमेंट लेती थी, उससे भी कुछ नहीं लगा। होम्योपैथी, आयुर्वेदिक, सब कुछ करने लगी, लाखों रुपए खर्च किया, और वो इश्यूज टेम्पररी रिलीफ मिलता था, फिर वापस आता था। तो आपने हर परिस्थिति को समझा, झेला भी उस समय में। तो आपके जीवन में ध्यान कब आया? यस, आप जैसे बोल रहे हैं कि 2005 से आप ध्यान में आए, तो 15 से बोल रहे हैं। तो 2005 के बाद ये जर्नी आपकी आगे ऐसे ही चलती रही? 2005 में बेटी हुई, 2015 से मेरा मेडिटेशन हुआ। सो पहले मुझे बार बार ऑफिस में काम करती थी, लेकिन ऐसा मतलब चारों ओर सभी लोग होने के बावजूद भी मैं अकेली बहुत फील करती थी। ऐसा लगता था मुझे कुछ और चीज जाना है, सॉल्यूशन ढूंढना है, क्योंकि ये सब इधर सोसाइटी, इधर फैमिली, इधर पर्सनल, इधर बच्चे, सब चीज को बैलेंस करने के लिए कुछ तो सॉल्यूशन होगा। क्या है, फंसी हुई हूँ, कहाँ फंसी हूँ करके बहुत ज्यादा। तब जाके मैं 2015 में मेरी बेटी को एबाकस सिखाने के लिए रोशन के नायडू जी है दिल्ली का पिरामिड मास्टर, वो आए थे, और फिर उनके द्वारा ये मेडिटेशन शुरू किया गया। तो आपका 2005 से 2015 तक की जर्नी, आपका शारीरिक बीमारियां और समस्याएं, इनके साथ आप मिक्स सब बैलेंस करने की कोशिश कर रहे थे। यस। तो आपके 2015 में आपके पास ध्यान आया, और माध्यम आपकी बेटी ही बनी। हाँ, बेटी के। 2007 में जैसा मैं श्री चैतन्य एजुकेशनल डिपार्टमेंट में आई, तो उस ऑफिस में गणेश जी की मूर्ति होती थी, पंचलोह की मूर्ति, वो पूजा करने की उनकी शुरू से सिस्टम चल रहा होता। तो मेरा रेस्पॉन्सिबिलिटी बनी अब वो चीज़ को संभालना। फिर मेरे अंदर प्रश्न, मैं उनको बोलती थी मुझे तो पूजा करना नहीं आती थी। फिर मैं कुछ, क्योंकि वहाँ एक सिस्टम चल रहे हैं, सिस्टम को कंटिन्यू रखने के लिए मैं फिर गणेश जो मंत्र है वो मैं नेट से निकाल के फिर पढ़ना शुरू करती थी। कई लोग बोलते थे आप पंडितानी है क्या? मैंने बोला क्यों? कहते ऐसा पढ़ रही हो जैसे एक पंडितानी बोल रही है। मैंने बोला चुप रहो, मैं तो यहाँ पर फॉर्मेलिटी कंप्लीट कर रही हूँ। लेकिन ऐसा उनको लगता था कि लगाव के साथ कर रहे हो, तो लेकिन कर तो लिया पूजा। बाद में बोलती थी आप कोने में बैठ के देखते रहोगे या ये एकेडमिक्स में बच्चे के साथ कुछ अन्याय हो रहे वो भी देखोगे, आप कुछ एक्शन नहीं करोगे ना, जाओ मैं एक्शन करूंगी। मतलब कन्वर्सेशन ही करने में मुझे ज़्यादा मज़ा आता था। जैसे जैसे मैं एक्शन लेने लग जाती थी फिर वो हो जाता था। यदि किसी के ऊपर गुस्सा कर लिया वो बंदा उड़ ही जाता था वहाँ से। फिर बोलते थे हाँ हो गया ना काम, ठाई। मतलब वहाँ से भी गणेश जी से बात करने का फिर आदत शुरू हो गई मुझे। जैसे आप पहले साईं बाबा से कर रहे थे, और फिर गणेश जी से भी आपकी कन्वर्सेशन शुरू हो गई। बहुत अच्छी, आपको कन्वर्सेशन की बहुत अच्छी आदत है और बचपन से चल रही है। तो देखिए जो बचपन से आदतें होती हैं कैसे आके हमें फ़ायदा करती हैं और हमारी लाइफ की जर्नी को और स्मूथ बना देती हैं। तो
दर्शकों, हमने दीप्ति जी से जाना कि किस प्रकार हम अगर परिस्थितियों को एक्सेप्ट करते चले जाते हैं और हम उनके साथ बहना शुरू कर देते हैं। जब हम उन्हीं के साथ बहते रहते हैं तो वही हमें आगे के रास्ते में और आगे बढ़ाकर ले जाते हैं। तो अपने स्वभाव को हमने इतना कुछ उनसे जाना, अभी और बहुत कुछ है जीवन में जानने के लिए उनसे। तो बने रहिए हमारे साथ। आत्मा की यात्रा में हम एक बार फिर मुलाकात करेंगे उनसे, उनकी आगे की यात्रा को सुनने के लिए। नमस्कार। खाड़ास्ती के पास बहुत बड़ा एक्सीडेंट, हाईवे है, हाईवे में इधर से पलटी मारते हुए हमारा एंजॉय की गाड़ी 3 पलटी करके चौथी में जाके खेत में गिर गई थी। उसमें हम लोग 7-8 लोग थे। तो पूरा चिपकू हो गए व्हीकल। और जो बस निकल रही थी उनको लगा कि इसमें जो भी है सब खत्म हो गया होगा, तो ग्लास तोड़ के हम सबको निकाला गया, तो किसी को कुछ नहीं हुआ। बाहर आई, फर्स्ट याद आई चिन्नी। मैंने बोला मेरी डॉटर कहाँ है? फिर वो कहते हैं कि वो पेड़ के नीचे बैठी है। मैंने बोला इज शी ओके? तो वो ठीक है। कहते ठीक है मैम। मुझे यकीन नहीं हो रहा था, बाहर आने के बाद देखा सब लोग ठीक है। मुझे ये बात अच्छा लगा कि हाँ, अच्छा लगे तो कंटिन्यू कर रहे, नहीं तो छोड़ दी। मुझे जाना तो है ही नहीं, चलो एक बार करके देख लेते करके। फिर उन्होंने बोला 5 मिनट बैठ जाइएगा मैम। ऑफिस से हम आए थे तो 5 मिनट के लिए बिठाया। उनको पता ही है 5 मिनट बोल के यदि 6वां मिनट भी बिठा दूंगी तो मैं सुना दूंगी उनको। तो उन्होंने 5 मिनट के लिए बिठाया। 5 मिनट्स में जो होना था हो गई। 5 मिनट में ही सब कुछ हो गई। जिस चीज़ के लिए मतलब जैसे सांसों के साथ उन्होंने रिलैक्स किया, तब मैं जो बियॉन्ड देखा, तब मुझे लगा कुछ उम्मीद पैदा हुई, कुछ होप पैदा हुई, कुछ तो है मुझे जीवन में।